फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, जैसे मान लो दिस इज द कंडक्टर से करंट आई फ्लो हो रही है, एल लेंथ का कंडक्टर है। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो फोर्स इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी, या फिर फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं थीटा एंगल पे, तो कितना फोर्स लगता है? बिल साइन थीटा। तब इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं? पहले तो ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई इज द करंट which is flowing through the conductor, and B is the magnetic field in which current carrying conductor is placed, making an angle theta. ओके, अब जरा ध्यान से देखो इसको करते कैसे हैं। जैसे मान लो कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेट n number of free electrons per unit volume, therefore total number of free electrons, total number of free electrons capital N equal to number of free electrons per unit volume multiplied by volume। वॉल्यूम क्या होता है कंडक्टर का? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, where n is the number of free electrons per unit volume, a area of cross section of the conductor, and L is the length of conductor। मान लो B it is magnetic field induction, या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब देखो हम करते कैसे थे। देखो, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू ई वी डी क्रॉस बी। अब जरा ध्यान से देखो, करंट यदि लेफ्ट से राइट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? राइट टू लेफ्ट। किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? नेगेटिव चार्ज वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा? तो हमने पढ़ा था, यदि क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मोशन करे, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे क्यू के बदले क्या लिखा? माइनस ई, वी के बदले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स ऑन द कंडक्टर, इसका मतलब फोर्स ऑन all free electrons, all free electrons in the conductor। ये कितना होगा? तो फोर्स ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर ही हुआ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो दिस इज F इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल f, n हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज NaL, और स्मॉल f का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल दो यहाँ पे, तो माइनस ई वी डी क्रॉस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या था? I इक्वल टू वी ना,
VENA, यदि L से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो IL इक्वल टू VDENAL, एज डायरेक्शन ऑफ करेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेक्टर में यदि लिखेंगे तो करेंट एलिमेंट IL इक्वल टू माइनस VDENAL। अब देखो इस इक्वेशन में इसके बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देख लो क्या करेंगे। IL तो F इक्वल टू IL क्रॉस B और फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट दोनों पे नॉर्मल। इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी बता सकते हो या फिर स्क्रू रूल से। तो देखो फर्स्ट जो होता है उस पर हम राइट हैंड रखते हैं इस तरह से, और सेकंड क्या है बी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको मुट्ठी बंद कर देते हैं, ऐसे उंगली को बंद करते हैं। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट। हमेशा करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है, फोर्स नॉर्मल होता है। या फिर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये होता फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मिड पॉइंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड पे फर्स्ट फिंगर, तो अंगूठा जो है थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज नॉर्मल टू बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज नॉर्मली आउटवर्ड, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम केस स्टडी करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल पे है, मान लो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ थीटा एंगल पे है। तो फोर्स कितना आया हमारा, BIL साइन थीटा। हमारा मीन्स कंडक्टर पे, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो केस फर्स्ट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन 0 0 साइन 180 0, तो फोर्स इक्वल टू कितना हुआ 0। इसका मतलब क्या हुआ, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और करंट कैरिंग कंडक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो नो फोर्स इज एक्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है, तो साइन थीटा कितना हो गया 1 के बराबर। तो फोर्स क्या हो गया BIL, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज मैक्सिमम। तो व्हेन करंट कैरिंग, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्मली ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, then force will be maximum which is equal to BIL। यहां तक क्लियर है, ये ध्यान रखना। इस पे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं इस पे। What is the force on a wire of length 4 centimeter placed inside a solenoid near its center making an angle of 60 degree with its axis? The wire carries a current of 12 ampere and the magnetic field due to the solenoid has magnetic field this। अब कहता है सोलोनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25 टेस्ला। अब कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे रखा आपने, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे प्लेस किया, थीटा 60 डिग्री पे, इससे करंट कितना पास हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी है L कितनी है 4 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री और करंट 12 एम्पियर पास हो रही है। तो लगा दो फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू
BIL sin थीटा। B है मैग्नेटिक फील्ड, कितना है 0.25 टेस्ला। करंट की वैल्यू कितनी है 12। लेंथ कितना है कंडक्टर 4 सेंटीमीटर मतलब 4/100। और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। तो देखो इसको कर दो 25/100, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/100 √3/2। 25 4 जा 4 कैंसिल, 2 6 जा 6 √3/100, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। 1.0392 इंटू 10⁻1 या फिर 0.104 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। वायर की मास है 200 ग्राम, तो कितना किलोग्राम हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg। एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर। कैरीज ए करंट कितना है 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? देखो ध्यान से, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि इसको आपने एयर में छोड़ दिया है और ये इस तरह से गिर नहीं रहा है बिना किसी सपोर्ट का, तो इसका मतलब इसका वेट किधर होगा नीचे की तरफ mg। इसको मैग्नेटिक फोर्स किधर बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ। तो यदि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगे क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स BIL, और नीचे क्या है इसका वेट mg। जब मैग्नेटिक फोर्स वेट को बैलेंस करेगा तभी जाके ये मिड एयर में टंगा हुआ रहेगा, गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे BIL इज इक्वल टू mg, बैलेंस किया तो B इक्वल टू mg/IL। वैल्यू डालो, मास कितना है 200 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू मान लो ले लो 10, वैसे दिया रहेगा क्या लेना है। लेंथ करंट है 2 और लेंथ है 1.5, तो डेसिमल से 0, 2 से 100, 5 3 जा 5 20 जा, तो ये हुआ 2/3 0.667 टेस्ला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है इस बार। A straight horizontal conducting rod of length this 0.60 meter and mass 60 gram is suspended by 2 vertical wires at its ends. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wire. First case, what magnetic field should be set up normal to the conductor in order that tension in the wire is 0. Second case, what will be the total tension in the wires if the direction of current is reversed, keeping the magnetic field same as before? Ignore mass of wire G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लेना है, G का वैल्यू 10 लेना है। तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, जैसे एक वायर है ये, दिस इज द वायर, कंडक्टिंग वायर है, इसको क्या किया सस्पेंड कर दिया, टांग दिया। ये कंडक्टर है, ये वायर से टांग दिया इसको, तो टेंशन इसमें डेवलप होगा जो इसके mg के बराबर होगा। क्वेश्चन कह रहा है जो फर्स्ट केस में, जैसे मान लो करंट यहां से पास हो रही, कहता मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी जिससे कि टेंशन 0 हो। तो देखो टेंशन 0 का मतलब क्या हुआ mg इक्वल टू टेंशन, नेट टेंशन इक्वल टू वेट ऑफ द कंडक्टर। तो टेंशन 0 होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स इक्वल टू mg।
मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला हो गया बिल और दूसरा हो गया mg, दोनों बैलेंस कर दो तो BIL इक्वल टू mg। तभी टेंशन जीरो होगा जब मैग्नेटिक फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया BIL। व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द कंडक्टर देन टेंशन विल बी जीरो। तो BIL इक्वल टू mg, B इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। टेंशन जीरो होने के लिए अपवर्ड फोर्स, मैग्नेटिक अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द कंडक्टर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ, नॉर्मल टू द प्लेन। जब अंदर मैग्नेटिक फोर्स होगा तो करंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, फोर्स लगा ऊपर BIL, ये mg के बराबर। तो B इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय IL। मास कितना है कंडक्टर का, क्वेश्चन में देख लो 60 ग्राम। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 kg हो गया। G की वैल्यू है 10। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, 0.6 मीटर। डेसिमल हटाओ, 100 आ गया। 6 10 जा, 5 2 जा, आंसर है 0.2 टेस्ला। ये तो फॉर्मूला है हमारा, mg बाय IL। 0.6 डेसिमल दिया 10 हो गया, 6 10 जा, 5 2 जा, 2 इंटू 10 पर -3 इंटू 100 दैट इज 0.2 टेस्ला। सेकेंड केस क्या कह रहा है, कहता है यदि हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, यदि आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो टेंशन कितना हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, जैसे मान लो अभी था लेफ्ट से राइट, यदि करंट की डायरेक्शन हो जाए राइट टू लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम बोला है, तो नेट टेंशन विल बी F प्लस mg BIL प्लस mg, दोनों इक्वेट कर दो, 2 mg। m कितना था, m था ये देखो 2 mg हो गया, चूंकि बिल था mg के बराबर तो 2 mg हो गया। मास था 60 ग्राम, g के वैल्यू गिवन है 10, वैल्यू डालो तो 1.2 न्यूटन। सेकेंड केस का आंसर हुआ। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग straight current carrying conductor। देखो सपोज, मान लो कि सबसे पहले केस फर्स्ट, सपोज टू कंडक्टर्स C1 D1 एंड C2 D2, मान लो ये C1 D1 है, लॉन्ग है, C2 D2 है, लॉन्ग मतलब काफी लंबा, इन्फिनेटली लॉन्ग भी बोल सकते हैं। C1 D1 कैरिंग करंट I1 एंड I2। फर्स्ट केस में व्हेन करंट आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन करंट आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, लेट R इज द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर। फिर से सुनो, हमने क्या लिया, टू करंट कैरिंग कंडक्टर C1 D1 एंड C2 D2, current flowing through the conductor, first is I1, through the second is I2, and R is the separation between the two conductor। ठीक है। तो अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो C1 D1 क्या है, कंडक्टर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन C2 D2, मान लो लेट दिस इज पॉइंट P, क्या होगा, B इक्वल टू μ0/4π 2I1/R। याद करो हमने सीखा था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए r डिस्टेंस अपार्ट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता था μ0/4π 2I/R। ये फॉर्मूला आपने सीखा था। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट
P r distance apart from the long straight conductor carrying current I will be mu naught by 4 pi 2 I by r। तो यहाँ पे देखो C1 D1 सबसे पहले कंसिडर एज I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू C1 to D1 in conductor first, therefore it produces मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। इसके कारण सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मली इनवर्ड। तो B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर C2D2 at any point P due to current carrying conductor C1D1। ध्यान से देखो मैंने ये लिखा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर C1D1 से I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट के कारण इसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मैंने P पॉइंट ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 बाय r। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, दो तरीका बताया था, एक तो कंडक्टर ऐसा लिखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्ल ऑफ द फिंगर राइट का अंदर हो गया, या फिर एक और बताया था हमने, करंट पे लेफ्ट हैंड के इसको रखो इस तरह से, पॉइंट को चारों उंगली को सीधा करके, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहां पे अंगूठा को सीधा कर दो। पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, नॉर्मली इनवर्ड। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां तक क्लियर है, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड C2D2 पे कितना हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 बाय r। अब हम कहेंगे एज करंट कैरिंग कंडक्टर C2D2 is placed in magnetic field B1, therefore force per unit length on conductor C2D2 will be क्या होगा, मान लो दिस इज F2 इक्वल टू, देखो फोर्स क्या होता था, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, BI साइन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा क्या है, 90 डिग्री। करंट कैरिंग कंडक्टर C2D2 ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब BI साइन 90, तो B क्या हो गया, B1, I मतलब I2। तो फॉर्मूला B1 का वैल्यू डालो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय r, SI में तो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय C1D1। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। क्यों, तो देखो हमने कहा था IL, करंट पे ये हाथ रखो सीधा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो, अंगूठा देगा डायरेक्शन किसका, फोर्स का। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देख लो, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट, तो ये होता है फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर हुआ, लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स इधर लगा। यहां समझ में आया, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो सिमिलरली हम C1D1 पे निकाल रहे हैं, तो C1D1 पे कैसे निकालेंगे, सेम तरीका। इस बार क्या करो, इस बार देखो ध्यान से, हमने इस बार ये बताना है, ये है C1D1, करंट I1 पास हो रही है, दूसरा कंडक्टर था C2D2, करंट I2 पास हो रही है, तब r डिस्टेंस अपार्ट है दोनों। अब देखो पैरेलल कंडक्टर, इस I2 के कारण इसके पॉइंट पे कहीं भी C1D1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I2 बाय r।
अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऐसे है इस हाथ की तरफ ऐसे, अब पॉइंट यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड ऊपर की तरफ। अब देखो एज करंट कैरिंग कंडक्टर C1D1 is placed in magnetic field B2, therefore force per unit length on conductor C1D1 will be क्या होगा, F1 इक्वल टू B2I1 असाइन 90, ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाय R। यदि SI में लेना है तो न्यूटन पर मीटर, दिस इज द F1। देखो तो F1 की वैल्यू कितना हुई, F2 के बराबर, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। क्यों, लेफ्ट हैंड लगाओ फ्लेमिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, किधर, बाहर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, तो फोर्स इसके तरफ। या फिर IL क्रॉस B, IL इधर है, करंट इधर जा रही है तो ये रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में मोड़ देंगे तो ये अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन देगी। तो हमने क्या देखा, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इधर तो क्या है, यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यदि करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो देखो क्या होता, सेम चीज, सिर्फ जैसे मान लो करंट हमने ऐसे ले लिया I1 C1D1 में और कह दिया C2D2 कंडक्टर में I2, तो इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है पर यूनिट लेंथ। फोर्स की वैल्यू वही होती है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाय R। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होते हैं दोनों वायर के बीच में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यदि हम कंडक्टर की लेंथ डिफरेंट ले लें, जैसे मान लो केस थर्ड, हमने क्या किया, अभी तक हमने सीखा था फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यदि एक छोटा कंडक्टर है, I1 करंट फ्लो हो रही है और L लेंथ है, और दूसरा कंडक्टर है I2 करंट फ्लो हो रही है और कैपिटल L लेंथ है, R डिस्टेंस अपार्ट, तो नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाय R इंटू स्मॉल l, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये न्यूटन में आएगा, ऐसा ही याद रखना इसको। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, 1 एम्पियर को यहां से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाय R। I1 इक्वल टू यदि 1 एम्पियर है, R यदि 1 मीटर है, तो फोर्स देखो कितना हुआ, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/1, तो F इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब इसको लैंग्वेज में देखो क्या लिखते हैं, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया था, अभी हमने किया था ना, I1I2 को 1 एम्पियर लिया, R को 1 मीटर लिया, तो दो कंडक्टर जब 1 एम्पियर दोनों में फ्लो हो रही है 1 मीटर अपार्ट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसी को लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच अदर of the two parallel uniform long linear conductor placed in free space at a distance of 1 meter
from each other will attract or repel each other with a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter of their length. ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है. टू स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी, दो वायर है ए एंड बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. ए है 10 सेंटीमीटर का, अभी है 16 सेंटीमीटर का. कैरिंग करंट, इसके साथ करंट I1 है 4 एम्पियर, इसके साथ करंट I2 है 5 एम्पियर. लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर तो एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में. कितना डिस्टेंस अपार्ट है दोनों वायर? R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. कंप्यूट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ वायर बी. 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा? तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R. तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R इंटू लेंथ. लेंथ क्या लेंगे? 10 सेंटीमीटर. वैल्यू डाल दो. 10 टू माइनस 7, 2 I1 है 4 I2 है 5 और लेंथ है 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 बाय 100. R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. 4 बाय 100, 100 कैंसिल, 4 से 4 कट गया, 5 2 जा 20. तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन. दिस इज आंसर. टू नहीं होगा, 1 हो जाएगा. क्यों? ये देखो ना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 10 100, 10 पावर माइनस 2 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट है, सही.